वेरी गुड आफ्टरनून. हाउ इज द जोश? ठीक ठाक. फर्स्ट क्लास में जोश रहता है कि उसमें भी नहीं रहता है? उसमें रहता है. हाँ, तो फिर एड लक मेरा है. चलो, नींद से जागो, पढ़ाई से कभी मत भागो, मेहनत को अपना दोस्त बनाओ और दुनिया को सीए बन के दिखाओ. तो करते हैं शुरू. हम लोग ने चैप्टर नंबर 4 फिनिश किया. चैप्टर नंबर 1 95% हो गया. सिर्फ 2 छोटे टॉपिक बचे, वो भी चैप्टर 5 में अपन कवर करने वाले. चैप्टर 1 के छोटे टॉपिक है, पर चैप्टर 5 में वो भी थोड़े से बड़े टॉपिक. चैप्टर 3 में से हमने 2 टॉपिक किए थे. आपके पास जो पीडीएफ है ओवरव्यू का, वो निकाल लो एक बार. चैप्टर ओवरव्यू का पीडीएफ दिया था ना मैंने. अच्छा, अनाउंसमेंट में नहीं था, वो ग्रुप में था. क्या नाम है ग्रुप का? चैप्टर नंबर 3 का ओपन किया आपने. अब इसमें देखो, जो थर्ड वाला पार्ट है, रोल्स एंड रिसोर्सेज ऑफ कैपेबिलिटीज, ये अपना हो चुका है. कोर कंपिटेंसी, कंप्यूटर एडवांटेज और स्वॉट एनालिसिस. ठीक है, बाकी का पोर्शन अभी अपन शुरू करेंगे और चैप्टर नंबर 3 पूरा फिनिश करेंगे. ठीक है, अब ये विद इन चैप्टर थोड़े से टॉपिक अपन आगे पीछे लेंगे तो चलेगा. विद इन चैप्टर. ठीक है, तो अब इसमें से, सॉरी क्या हो? अब इसमें जो सेकंड वाला टॉपिक है स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स, उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे. ठीक है, अब चैप्टर नंबर स्मार्ट नोट्स पे अगर आप आओगे, फर्स्ट पेज पे राइट हैंड साइड पे आपको दिखेगा स्ट्रेटेजिक ड्राइवर 1 इंडस्ट्री एंड मार्केट. फर्स्ट पेज पे राइट हैंड साइड पे चैप्टर का नाम है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इंटरनल एनवायरनमेंट. ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स का हम लोग टॉपिक शुरू करने वाले हैं. चैप्टर नंबर 3 न्यू चैप्टर. मॉड्यूल भी साथ साथ में खोल लो चैप्टर नंबर 3 का. टिक करते जाओ आप लोग, साथ साथ में टिक कर रहे हो टॉपिक्स. खुला? कौन सा पेज नंबर है? 3.8. मॉड्यूल का पेज नंबर 3.8. ठीक है, करते हैं शुरू. तो ये लोग बात कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स की. ड्राइवर का मतलब जनरली क्या होता है? जो ड्राइव करता है, मतलब जो चला रहा है. तो जो पूरा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है वो ड्राइव होता है, चलता है कुछ फैक्टर्स के बेसिस पे. जो फैक्टर्स, जो टूल्स आपको काम आते हैं आपके करंट परफॉर्मेंस को एनालिसिस करने के. तो स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स का सिंपल मीनिंग क्या है? दे आर यूज्ड टू असेस करंट परफॉर्मेंस ऑफ योर बिजनेस. आपका बिजनेस करंटली कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसको आप कैसे ट्रैक करोगे? तो स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स आपको हेल्प करते हैं ट्रैक करने के लिए. ठीक है, तो इन लोगों ने बोला कि स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स में जहां हम बात कर रहे हैं, तो देयर आर 4 स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स, जिसके बेसिस पे आप डिफाइन करते हो कि आपकी स्ट्रेटेजी कैसी चलेगी और आप मेजर करते हो कि आपका करंट परफॉर्मेंस बिजनेस का कैसा चल रहा है. हमने विजन तो बना लिया, मिशन भी बना लिया, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स भी बना लिए, वी आर ट्राइंग टू इंप्लीमेंट इट, बट हमको ये भी तो देखना पड़ेगा टाइम टू टाइम कि सही चल रहा है परफॉर्मेंस कि नहीं चल रहा है. तो चेक करने के लिए जो टूल्स आपको काम आते हैं, दोज आर स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स. ठीक है, तो ये होता है स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स. 4 टाइप के स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स की बात कर रहे हैं. देयर आर 4 स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स. नंबर 1 होता है फर्स्ट इज इंडस्ट्री एंड मार्केट. सेकेंड स्ट्रेटेजिक ड्राइवर कौन सा है? अब इसमें थोड़ा सा स्मार्ट नोट में कंफ्यूज मत होना. जहां पे हम लोग फर्स्ट पेज पे है, वहां पे
आपको टॉप पे स्ट्रेटेजिक ड्राइवर 1 दिख रहा है, इंडस्ट्री एंड मार्केट। सेकेंड स्ट्रेटेजिक ड्राइवर नेक्स्ट पेज पे आपको दिखेगा कस्टमर्स। थर्ड स्ट्रेटेजिक ड्राइवर उसके नीचे है प्रोडक्ट एंड सर्विस, ठीक है। फोर्थ स्ट्रेटेजिक ड्राइवर वहां बाजू में ना होते हुए नेक्स्ट पेज पे, स्ट्रेटेजिक ड्राइवर 4 चैनल्स। कंफ्यूज मत होना, थोड़ा स्पेसिंग के इशू के कारण सीक्वेंस मतलब उसको नेक्स्ट पेज पे लेना पड़ा, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक ड्राइवर समझ, इसलिए मैंने यहाँ पे नंबर भी देके रखे, स्ट्रेटेजिक ड्राइवर 1 2 3 4, ताकि आपको समझ में आए कि वो एक ही टॉपिक है। स्ट्रेटेजिक ड्राइवर, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स, ठीक है, जिससे आप अपनी क्या करते हो, करंट परफॉर्मेंस को एसेस करते हो कि हम करंटली क्या कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक ड्राइवर क्यों काम आता है, आपकी करंट परफॉर्मेंस को एसेस करने के लिए काम आता है, चेक करने के लिए काम आता है कि आप कितने पानी में हो, कितना अच्छा करो। जैसे भी टेस्ट हुई तो चेक कर लिया ना हमने कि कितने पानी में कौन है, तो वैसे स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स होते हैं। तो सबसे फर्स्ट ड्राइवर की लोग बात करते हैं इंडस्ट्री एंड मार्केट। हम इससे स्टार्ट करेंगे, इंडस्ट्री एंड मार्केट। अब ये लोग बोल रहे हैं कि देखो इंडस्ट्री और मार्केट ये हमारे लिए कोई नए टर्म तो नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार सुन रहे हैं कि इंडस्ट्री और मार्केट कोई वर्ड, नया वर्ड तो नहीं है, ठीक है। लेकिन देयर इज अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस। इंडस्ट्री एक्चुअली अलग होता है, मार्केट अलग होता है। आपको पता है क्या डिफरेंस होता है? नहीं, ये मार्केट मतलब एनवायरमेंट की बात नहीं कर रहा है, तुम वो डायनामिक एनवायरमेंट बोल रहे हो, नहीं, वो है बिजनेस एनवायरमेंट, बिजनेस मार्केट नहीं है। डायनामिक इज एनवायरमेंट, इट्स नॉट मार्केट। तो बहुत सारे वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स के मार्केट, इंडस्ट्री में ग्रुप ऑफ बिजनेसेस आ जाएंगे और मार्केट में पर्टिकुलर इंडस्ट्री लार्ज टर्म के लिए, हाँ, ये बोल सकते हैं इंडस्ट्री एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, मार्केट थोड़ा सा नैरो कॉन्सेप्ट है। एंड दैट इज ऑल्सो ट्रू कि इंडस्ट्री इज ग्रुप ऑफ कंपनीज। इंडस्ट्री कोई एक कंपनी नहीं होती, इंडस्ट्री इज ऑलवेज ग्रुप ऑफ कंपनीज। अरे वैसा नहीं 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 नहीं, गलत समझ रहे हो। रिलायंस इंडस्ट्रीज को हम ऐसे इंडस्ट्री नहीं बोलेंगे, उन्होंने अपनी कंपनी का नाम रख दिया रिलायंस इंडस्ट्रीज, दैट इज डिफरेंट थिंग। जब हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो हम रियल मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री समझ रहे हैं। किसी ने अपना नाम रखने के लिए एबीसी भी नाम रख देगा, वो एक अलग है। इंडस्ट्री का मतलब ऐसी ग्रुप ऑफ कंपनीज है जो सेम बिजनेस में डील कर रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में तो कितने अलग अलग बिजनेसेस है ना, वो तो ठीक है, उन्होंने नाम रख लिया। हाँ हाँ, एग्जैक्टली हम वैसे इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो इट इज, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज वाली जो ग्रुप ऑफ कंपनीज है वो इंडस्ट्री नहीं है, ठीक है, इट्स अ कॉन्ग्लोमरेट। तो इट इज अ ग्रुप ऑफ कंपनीज सेलिंग, क्या हो जाता है, सिमिलर प्रोडक्ट्स, ये बोल सकते हैं हम लोग, जो लगभग सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। दैट इज कि उनका जो प्राइमरी प्रोडक्ट है वो सेम होना चाहिए। प्राइमरी प्रोडक्ट सेम होना चाहिए, ये बोल सकते हैं हम लोग। जैसे कि हम ऑटोमोबाइल की बात करें तो मारुति, ह्युंडई, टाटा, किया, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, वॉल्क्सवैगन, रोल्स रॉयस, ये सारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के पार्ट है, क्योंकि इनका प्राइमरी प्रोडक्ट क्या है, कार बेच। अब वो उसमें वेरिएशन हो सकता है, कोई बहुत हाई एंड बेच रहा है, कोई एकदम सस्ती बेच रहा है, कोई लग्जरी पे फोकस कर रहा है, कोई कॉस्ट पे फोकस कर रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन आपका प्राइमरी प्रोडक्ट क्या है, सेम। तो यू आर अ पार्ट ऑफ द सेम इंडस्ट्री। टोटल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ही ये सब कंपनीज, ठीक है। एफएमसीजी में कौन कौन हो सकता है, आईटीसी, नेस्ले, यूनिलीवर, एनएचयूएल, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, पीएनजी, पार्ले एफएमसीजी है क्या, हाँ है। तो थोड़े बहुत इनके प्रोडक्ट्स में आपको वेरिएशन दिखेंगे, बट प्राइमरी प्रोडक्ट इन सबका एफएमसीजी, ठीक है। तो इंडस्ट्री क्या है, ग्रुप ऑफ कंपनीज हु आर सेलिंग सिमिलर प्रोडक्ट्स, मतलब ये कि जिनका प्राइमरी प्रोडक्ट जो है वो सेम, प्राइमरी प्रोडक्ट यू आर सेलिंग इज सेम। तो आप बोलोगे यू आर पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री। तो इट इंक्लूड्स ऑल द कंपनीज सेलिंग दैट सेम प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये होता है इंडस्ट्री। मैंने आपको बोला था ये जो है ये सब लिख लो, क्योंकि जो मैं यहाँ लिख रही हूँ आपके स्मार्ट नोट्स में ज्यादातर
टाइम आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मार्केट पे। मार्केट के ये लोग डिफाइन बोले कि मार्केट से हमारा मतलब है एक पर्टिकुलर रीजन से। जैसे हम बात करते हैं अकोला मार्केट में ये फेमस है, इंडिया मार्केट में ये चीज चलती है, यूएस मार्केट में ये चीज नहीं चलती, यूरोप में ये चीज चलती है, यहाँ पे ये चीज नहीं चलती। ठीक है, ओवरऑल हो सकता है यहाँ पे महाराष्ट्र गुजरात में जो चीज सेल होती है वो नॉर्दर्न इंडिया में या ईस्टर्न इंडिया में सेल नहीं होती। तो ये लोग बोल रहे हैं मार्केट इज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर रीजन। मार्केट इज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर रीजन। रीजन आप डिफाइन करोगे, आप सिटी को एक मार्केट समझ रहे हो, कंट्री को, स्टेट को, या ग्लोबल मार्केट में आजकल क्रूड ऑयल बहुत महंगा हो चुका है, इट्स ग्लोबल मार्केट, मतलब आप पूरे ग्लोब वर्ल्ड ओवर की बात कर रहे हैं। तो मार्केट इज डिफाइंड बाय पर्टिकुलर रीजन। और मार्केट का मतलब इट इंक्लूड्स ऑल बायर्स एंड सेलर्स ऑफ दैट रीजन, ऑल बायर्स एंड सेलर ऑफ दैट रीजन। ठीक है, हम बात कर रहे हैं अकोला के मार्केट की, तो अकोला में मार्केट में ये ज्यादा बिकता है, ये कम बिकता है, ये मिलता है, ये नहीं मिलता। तो मार्केट प्लेस, एक मार्केट प्लेस बोलते हैं हम लोग, जैसे ऑनलाइन भी जो चीजें मिलती हैं उसको ऑनलाइन मार्केट प्लेस बोलते हैं। तो उस मार्केट प्लेस में आने वाले सारे बायर्स और सेल करने वाले सारे सेल्स, ये मिलके बनता है मार्केट। क्योंकि मार्केट सिर्फ बायर से बनेगा क्या, कोई बेच नहीं रहा तो कौन खरीदेगा। मार्केट सिर्फ सेलर से बनेगा क्या, बेचने वाले बहुत है खरीदने वाले नहीं है, तो उसको मार्केट कैसे बोलेंगे। तो मार्केट बनता है दोनों से, बायर से भी और सेलर से भी। तो इट इज अ सम total of all buyers and sellers in a particular region or area. Sum total of all buyers and sellers in a particular region or area. तो ये होता है मार्केट। इंडस्ट्री क्या होता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ कंपनी सेलिंग सिमिलर प्रोडक्ट्स, मतलब कि जिनका प्राइमरी प्रोडक्ट सेम, उसको हम बोलेंगे इंडस्ट्री। ठीक है, तो हमने इंडस्ट्री एंड मार्केट का कॉन्सेप्ट समझा कि इंडस्ट्री क्या होता है, मार्केट क्या होता है। ठीक है, तो अब इंडस्ट्री और मार्केट को आपको एनालाइज करना है, इसके लिए इन्होंने एक टूल दिया है, एक टूल दिया है इंडस्ट्री और मार्केट को एनालाइज करने के लिए। उस टूल का नाम है SGM, स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग ये इसने किस टॉपिक में दिया, इंडस्ट्री और मार्केट। उन्होंने बोला कि इस टूल से आप क्या करोगे, इस टूल से आप अपनी कंपटीटिव पोजीशन को आइडेंटिफाई करोगे, कंपटीटिव पोजीशन को आइडेंटिफाई करोगे। अगेन पूरा की पूरा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट हम क्यों यूज कर रहे हैं, हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं, अल्टीमेटली टू अचीव कंपेटिटिव एडवांटेज। मार्केट में बाकी कंपेटिटर से आगे बढ़ने के लिए ही आप इतनी मेहनत कर रहे हो। तो उन्होंने बोला कि आपको कंपेटिटिव एडवांटेज अचीव तो करना है, पर अचीव करने के लिए आप पूरी मेहनत करो, पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि आज की डेट में आपकी कंपेटिटिव पोजीशन क्या है। आप मार्केट में मान लो 50 प्लेयर है, तो आप 5th नंबर पे हो, 10th पे हो, 15th पे हो कि 50th पे हो, या मार्केट में कॉम्पिटिशन में हो ही नहीं, या टॉप प्लेयर हो। अगर आपको कंपेटिटिव एडवांटेज अचीव करना है तो आपको रेगुलरली ये भी तो देखना पड़ेगा भाई अभी हमारे मार्केट में पोजीशन क्या है, हम टॉप पे चल रहे हैं, टॉप 3rd पे चल रहे हैं, टॉप 5 में है नहीं, या टॉप 10 में भी है नहीं, आपको ये तो पता होना चाहिए। तो आप कंपेटिटिव पोजीशन को आइडेंटिफाई करोगे, पता लगाओगे मार्केट में हम एक्चुअली स्टैंड कहां करते हैं, कंपटीशन के बीच में हमारी जगह कहां पे, वेयर डू वी स्टैंड इन बिटवीन ऑल द कंपटीशन इन माय इंडस्ट्री। ठीक है, तो आप अपनी कंपेटिटिव पोजीशन को आइडेंटिफाई करना चाहते हो, उसके लिए एक टूल बनाया है, उस टूल का नाम है स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, पर ध्यान से सुनना, नहीं तो स्टार्ट से एंड तक कुछ नहीं समझ में आएगा अगर बीच में एक भी चीज आपने मिस कर दी तो। ठीक है, इंटरेस्टिंग है, अच्छे से सुनना। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हर एक इंडस्ट्री में जो कंपटीशन होता है कुछ पर्टिकुलर कंपटीटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे होता है। हर एक इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री हमने बात कर चुके हैं, इंडस्ट्री क्या है, ग्रुप ऑफ कंपनीज। ठीक है, तो हर एक इंडस्ट्री के अलग अलग कंपटीटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कंपटीटिव कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि यहां मैं लिख रही हूं कंपटीटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि
फैक्टर्स जिनके बेसिस पे उस इंडस्ट्री में कंपटीशन हो रहा है, फैक्टर्स जिसके बेसिस पे कंपटीशन हो रहा है उस इंडस्ट्री में। ये फैक्टर्स कुछ कॉमन भी हो सकते हैं, कुछ इंडस्ट्री मतलब अलग अलग इंडस्ट्री में कुछ फैक्टर कॉमन भी होते हैं, कुछ फैक्टर स्पेसिफिक टू द इंडस्ट्री भी हो सकता है। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हमारी इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें अगर मैं बात करूं कंपैरेटिव कैरेक्टरिस्टिक की, तो लेट्स से कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री है जिसमें कंपटीशन सिर्फ प्राइस के बेसिस पे होता है कि भाई जिसका सबसे सस्ता है उसी का बिकेगा। हो सकता है कि आपकी प्राइस क्या है, आपकी क्वालिटी कैसी है, इस पे कंपटीशन डिपेंड करता है। आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसा है और कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर आप एफएमसीजी में हो तो काफी हद तक चीजें डिपेंड करेगी ना कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसा है। कंपटीशन में सबसे आगे कौन रह पाएगा, वन ऑफ द फैक्टर उसका ये होगा आपका प्रोडक्ट चाहे कितना भी अच्छा हो, बट आप कंपटीशन में तब तक नहीं टिक पाओगे जब तक आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। आप खुद सोचो, जितने भी एफएमसीजी कंपनी है, कोको कोला पेप्सी को ले लो, नेस्ले को ले लो, आप इंडिया के किसी भी कोने में चले जाओ, चाहे वो पहाड़ के ऊपर हो या वो समंदर के अंदर भी, अगर आप कोई शिप में जा रहे हो उसके अंदर भी आपको मैगी तो मिल ही जाएगी। मतलब अब कोई भी कोने में चले जाओ, ऐसे एरिया में चले जाओ जहां पे ट्रांसपोर्टेशन मुश्किल होता है। पहाड़ों में, ईस्टर्न इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन मुश्किल होता है, जहां पे हिली एरियाज होता है, माउंटेन रीजन होते हैं, वहां पे इजी नहीं है। लेकिन कोई एक दिन भी ऐसा नहीं होगा कि आपको पार्ले जी नहीं मिल रहा, या आपको मैगी नहीं मिल रहा, या आपको कोको कोला पेप्सी नहीं मिल रहा। कोई एक दिन भी ऐसा नहीं। तो सोचो कितना स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होगा, चाहे बारिश आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, चाहे लॉकडाउन आ जाए, चाहे कुछ आ जाए, वहां पे सब कुछ पहुंच ही जाता है। उसके लिए आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कितना गजब स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अब सोचो। तो अगर मैं एफएमसीजी की बात करूं तो सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी और वो सब मैटर नहीं करती है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी मैटर करता है अगर आपको कंपटीशन में स्टैंड करना है। तो वैसे ही हर इंडस्ट्री के कंपिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके बेसिस पे कंपटीशन होता है, जिसके बेसिस पे आप कंपटीशन में स्टैंड कर सकते हो, आगे आ सकते हो, वो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको आइडेंटिफाई करना है आपकी इंडस्ट्री के लिए। वो कौन कौन से हो सकते हैं हम वो देख रहे हैं। आपका प्रोडक्ट कैसा है वो हो सकता है, क्वालिटी हो सकती है, प्राइसिंग हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो सकता है, मार्केटिंग एबिलिटीज, मार्केटिंग कैपेबिलिटीज हो सकती है, ठीक है, फीचर्स, हाँ प्रोडक्ट फीचर्स हो सकता है कि भाई कुछ इंडस्ट्री ऐसी कि जिसमें प्रोडक्ट फीचर्स ज्यादा होंगे तो यूज होंगे। जैसे अगर मैं ये बोर्ड की बात करूं, ठीक है, हम लोग अगर इसको प्रोजेक्ट करके पढ़ाना चाह रहे हैं तो मैं चाहूंगी कि ज्यादा फीचर्स हो, मैं पेन ड्राइव से भी कर सकूं, मैं आईपैड से भी कनेक्ट कर सकूं, मैं मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकूं, मैं लैपटॉप से भी कनेक्ट कर सकूं। तो जितने ज्यादा फीचर्स होंगे वो मेरा उतना काम का होगा। तो कोई भी कंज्यूमर प्रेफर करेगा कि मैं इस टाइप की कोई चीज ले रही हूँ तो मुझे ज्यादा से ज्यादा फीचर्स मिलने चाहिए। तो फीचर्स के ऊपर कंपटीशन हो सकता है, टेक्नोलॉजी के ऊपर हो सकता है कि बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी है। अगर मैं कोई चीज नहीं लेना चाह रही हूँ आज के डेट में, अगर मैं सोचती हूँ मैं लैपटॉप लूँ तो मैं सोचूंगी यार अभी जो बेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है मैं वैसे ही लैपटॉप लूँ, मैं पुरानी टेक्नोलॉजी को क्यों लेना चाहूंगी। तो उस इंडस्ट्री में, आईटी इंडस्ट्री में या मोबाइल लैपटॉप्स की हम बात करें तो टेक्नोलॉजी के बेसिस पे काफी कंपटीशन चलता है। और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, ज्योग्राफिकल कवरेज हो सकता है, ज्योग्राफिकल कवरेज। अगर आपको ब्रांड वैल्यू बनानी है तो आपका कवरेज ज्यादा होना चाहिए ना। मुझे चाहिए कि इंडिया में हर कोई मेरे ब्रांड को पहचाने नाम से, तो उसके लिए आपको ज्योग्राफिकल कवरेज पूरे इंडिया में करना पड़ेगा ना। ब्रांड वैल्यू कब बनती है, ब्रांड वैल्यू तब बनती है जब ब्रांड का रिकॉल जो है बहुत इजी होता है। मतलब भाई ब्रांड के नाम से कोई भी उसको पहचान लेता है, अरे अमूल का है क्या, हाँ ठीक है, ये कोक का, मतलब क्या नाम है कंपनी का, पेप्सी को, या जो भी बोल, नेस्ले का है ठीक है, टाटा का है ठीक है, मतलब वो ब्रांड का रिकॉल बहुत अच्छा, वो ब्रांड की वैल्यू बहुत अच्छी। ब्रांड की वैल्यू ज्यादा तब बनेगी, क्या हुआ, ज्योग्राफिकली वन ऑफ द फैक्टर हो सकता है। आजकल ये भी होता है कि ऑनलाइन भी ब्रांड बन जाती है, आप ज्योग्राफिकली एक ही जगह लोकेटेड हो पर आप सेल कर रहे हो हर जगह, तो वो भी चीज है। तो ये बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करेगा कि आपका बिजनेस कैसा है। वन ऑफ द फैक्टर में भी ज्योग्राफिकल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। एम्प्लॉय से कैसे होगा, टीचिंग में तो सब कुछ एम्प्लॉइज के प्रोफेशनल स्टाफ को लेंगे, बट फिर भी क्योंकि ऑन ऊपर के लेवल पे देखें तो पीडब्ल्यू वगैरह में कितना कंपटीशन है। तो आप बात कर रहे हो कि टीचिंग इंडस्ट्री में एम्प्लॉइज आपका कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक बन सकता है, वन ऑफ उनके इस पे ही है डिपेंडेंट पूरे बिजनेस का। क्वालिटी ऑफ योर रिसोर्सेज बोलेंगे, टीचर्स क्या है, उनके रिसोर्सेज ही है। तो आपके रिसोर्सेज जितने टॉप नॉच क्वालिटी के रहेंगे उतना आपका प्रोडक्ट ज्यादा सेल होगा, आपका बिजनेस ज्यादा चलेगा। तो क्वालिटी ऑफ टीचर्स बोलने से बेटर हम क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज बोले। टीचर इज वन ऑफ द रिसोर्सेज, ठीक है, आपका पॉइंट गलत नहीं है। तो अगर हम सिर्फ
चलो ठीक है, अगर मैं एनालिसिस कर रही हूँ सिर्फ एजुकेशन इंडस्ट्री का, तो हम बोल सकते हैं कि एक्सपीरियंस या वे ऑफ टीचिंग, ठीक, क्वालिटी ऑफ टीचर्स बोल दो, चलेगा, तो वो भी हो सकता है। और इन जनरल, ये हम जो लिस्ट है जनरल लिस्ट बना रहे हैं, तो यहाँ पे मैं क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज लिखती हूँ। क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज के बेसिस पे भी कंपटीशन हो सकता है, ब्रांड वैल्यू के बेसिस पे भी कंपटीशन, ब्रांड इमेज वैल्यू के बेसिस पे हो सकता है, मतलब आपकी रेपुटेशन कैसी है, गुडविल, रेपुटेशन बोलो या गुडविल बोलो, उसके बेसिस पे भी कंपटीशन हो सकता है। तो ये जो सारी चीजें हैं, अरे ठीक, इन सबको हम बोलेंगे कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हमने एक जनरल लिस्ट बनाई। आप अगर स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए बनाओ तो इनमें से कुछ चीज हो सकता है हर इंडस्ट्री में कॉमन रहे और कुछ चीजें इंडस्ट्री वाइज स्पेसिफिक भी रहेगी, ठीक है। तो आप अगर अपनी इंडस्ट्री का स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग करना चाहते हो, आप देखना चाहते हो कि आपकी कॉम्पिटिटिव पोजीशन क्या है आपके इंडस्ट्री में, तो आपको सबसे पहले लिस्ट आउट करनी होगी कि आपकी इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। हम चलो हमारे फेवरेट इंडस्ट्री लेते हैं, हमारी नहीं मतलब मेरी तो है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल में कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकता है? कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, हम बात कर रहे हैं ऑटोमोबाइल की, हाँ, एक एक बताओ। सेफ्टी, ठीक है, हाँ, फीचर्स भी मैटर करते हैं, वो सनरूफ है कि नहीं है, वो एयरबैग है कि नहीं है, ये है कि नहीं है, ठीक है, फीचर्स मैटर, हाँ मतलब एयरबैग तो उसमें आ गया, सेफ्टी में आ गया, ठीक है। फीचर्स, लग्जरी, ब्रांड भी मैटर तो करता है भाई, ऑडी की कार होगी तो ब्रांड वैल्यू उसमें कितनी आ जाएगी, तो ब्रांड भी मैटर तो करता है। और हाँ, मतलब क्वालिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी, ठीक है, मतलब सेफ्टी में ही आ गया वैसे, बिल्ड और डिजाइन, बिल्ड आ गया, क्वालिटी, चलो ठीक है, लिख दो। प्राइस, प्राइस भी मैटर करेगा, हाँ हाँ, चलो डिजाइन लिख दो, प्रोडक्ट क्वालिटी एंड डिजाइन, ठीक है, प्रोडक्ट क्वालिटी और डिजाइन, इसके बेसिस पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कंपटीशन होता है। हाइप, हाँ, हाइप तो क्या बोलेंगे, ईवी, वो मतलब ठीक है, मतलब ऐसे बहुत मेजर फैक्टर नहीं बोलूंगी मैं इसमें। मतलब कार जैसी चीज लेना चाह रहे हो तो जितनी आपके रेंज में जो कंपनी अवेलेबल है आपके एरिया में, आप हर किसी का एक बार ट्रायल तो लेना चाहोगे, देखना ही चाहोगे। टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं कि भाई ईवी कार, हाइब्रिड कार है कि नहीं, ईवी कार है कि नहीं। सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस, एवरेज, एवरेज एक्चुअली प्रोडक्ट फीचर्स में बोल सकते हैं आप, उसका एवरेज कितना है, आफ्टर सेल सर्विस तो इंपॉर्टेंट है ना भाई। कई बार कार लेते हैं वैसी वाली जिसका सर्विस स्टेशन हमारी सिटी में अवेलेबल, तो वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर तो हो ही जाता है। तो ये देखो 8 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने ऑलरेडी लिस्ट आउट कर लिए। तो वैसे आप जिस भी इंडस्ट्री के बारे में सोचोगे, आप कुछ ना कुछ 5-10 फैक्टर्स तो आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जिसके बेसिस पे इस इंडस्ट्री में कंपटीशन होता है, एंड दीज आर नोन एज कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो टूल है, वो टूल यूज करने के लिए, बनाने के लिए इसमें ग्राफ बनता है, वो क्या वो तो स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग का टूल बनाने के लिए कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने होते हैं। सबसे पहला कि जिस भी इंडस्ट्री का आप स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग करना चाहते हो, आप सबसे पहले उनकी कंपैरेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करो, ठीक है। दैट इज स्टेप नंबर 1। आ जाओ अपने बुक पे, हम डायरेक्ट प्रोसीजर पढ़ते हैं, ऊपर के पॉइंट हम बाद में पढ़ेंगे। ये प्रोसीजर फॉर कंस्ट्रक्शन वाला जो है ना, इस पे आ जाओ डायरेक्ट। हम एसडीएम का टूल यूज कर रहे हैं, ये टूल का यूज करके ग्राफ बनता है, ये ग्राफ बनाने का एक प्रोसीजर है, हम लोग प्रोसीजर पे फोकस कर रहे हैं। आइडेंटिफाई कंपैरेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, आइडेंटिफाई द कंपैरेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफरेंशिएट फर्म्स इन द इंडस्ट्री
टिपिकल वेरिएबल्स आर प्राइस, क्वालिटी रेंज, ज्योग्राफिकल कवरेज, डिग्री ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन। ये भी हो सकता है वन ऑफ द फैक्टर ऑफ कंपटीशन। आप वर्टिकली कितने इंटीग्रेटेड, मतलब बैकवर्ड फॉरवर्ड कितने इंटीग्रेटेड हो, आप सिर्फ मैन्युफैक्चर कर रहे हो या आप डायरेक्ट सेल भी कर रहे हो, आप रॉ मटेरियल भी खुद बना रहे हो। तो कुछ कुछ इंडस्ट्री में वर्टिकल इंटीग्रेशन भी मैटर करता है, इसलिए हमने वर्टिकल इंटीग्रेशन पहले पढ़ा। प्रोडक्ट लाइन ब्रेथ, कितने ज्यादा वैरायटी के प्रोडक्ट आपके पास। हम कई बार अपैरल्स वगैरह जो की बात होती है, कपड़ों की बात होती है, तो हम जनरली वैसे शोरूम में या वैसे स्टोर में जाना चाहेंगे जहां आपको वैरायटी ज्यादा मिले। लेना मेरे को एक ही है, पर मैं ऐसी जगह से क्यों लूं जहां मेरे को 5 ही ऑप्शन दिखा रहा है। मैं तो ऐसी जगह से लेने जाऊंगी जहां 50 ऑप्शन दिखा रहा है, राइट। तो प्रोडक्ट लाइन ब्रेथ आपकी कितनी, यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, रेपुटेशन एक्सेट्रा। तो ये है कंपेटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। जिस भी इंडस्ट्री का आपको एसडीएम करना है, आपको सबसे पहले कंपेटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करना है। दैट इज स्टेप नंबर 1। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, एक छोटा सा स्टेप है, प्रैक्टिकली मैं आपको बता रही हूं, यहां आपके प्रोसीजर में लिखा नहीं है, तो इसके साथ साथ हम इसको इंक्लूड करेंगे। लिस्ट आउट प्लेयर्स इन द इंडस्ट्री, प्लेयर्स इन द इंडस्ट्री। मतलब आप जिस भी इंडस्ट्री का एसडीएम कर रहे हो, उसमें भी प्लेयर्स कौन कौन है, उस इंडस्ट्री में कौन कौन सी कंपनी काम कर रही है, उसकी लिस्टिंग इंक्लूडिंग योर नेम। ऑब्वियसली आप जिस इंडस्ट्री में आप बिजनेस कर रहे हो, आप उसी का कंपेटिटिव एनालिसिस करना चाहते हो, उसी में आप जानना चाहते हो कि आप कहां स्टैंड कर रहे हो। तो हम लोग कितने प्लेयर्स हैं हमारी इंडस्ट्री में जिसको हम कंसीडर करके एसडीएम करना चाहते हैं, मोस्टली सारे प्लेयर्स आ जाते हैं। इसकी हम लोग लिस्ट बनाएंगे। ऑटोमोबाइल की बात करें, टाटा, महिंद्रा, फोक्सवैगन, मारुति, एमजी, किया, रेनॉल्ट, हाँ हाँ, ह्यूंडई, होंडा, बाप रे बाप, अरे वो तो भूल गया, वो कौन बोलेगा, बीएमडब्ल्यू, ऑडी। तो क्या वो प्लेयर ऑफ द इंडस्ट्री तो है ना। आपका प्राइमरी प्रोडक्ट क्या है, इन सब का भी कार है, उनका भी कार। पर ये वॉल्क्सवैगन की कार है क्या, नहीं। चलो ठीक है, मैं अभी के लिए लिख दे रही हूँ, होगा कुछ भी। बीएमडब्ल्यू, ऑडी, मर्क, हो गया बहुत हो गया यार। टेस्ला, टेस्ला, बीवाईडी, कूपर, मिनी, एक्चुअली कंपनी का नाम मिनी, कूपर तो कार का नाम है। लैंड रोवर तो टाटा की है ना। आपको कहां पे कंपनी का नाम लिखना है। अब ये मैं ऐसे एज्यूम कर रही हूँ कि ये अलग अलग कंपनी है, मुझे नहीं पता उसका पेरेंट कंपनी कौन है। अच्छा ठीक है, चलो हो गई। अच्छा ठीक है, हो गए। चलो मैं एज्यूम करूँ जितने नाम मैंने लिखे ना, कंपनी के नाम, प्रोडक्ट के नाम नहीं है, ठीक है। तो हमने लिस्ट ऑफ प्लेयर्स बनाया, ध्यान से, कंफ्यूज हो सकते हो इसलिए बोल रहे हो फोकस करो। सबसे पहले हमने कंपेटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई की कि हमारे इंडस्ट्री में किन फैक्टर्स के बेसिस पे कंपटीशन होता है। फिर हमने लिस्ट ऑफ प्लेयर्स बना लिया कि भाई हमारे इंडस्ट्री में कौन कौन से प्लेयर्स हैं। ये जो लिस्ट ऑफ प्लेयर्स वाला है ना, ये आपको समझने के लिए मैं खाली बता रही हूँ, थियोरेटिकली उन्होंने ये वाला स्टेप नहीं दिया, आप सही से समझ सको उसके लिए मैं ये बता रही हूँ। तो आंसर लिखते टाइम ये पॉइंट हमको नहीं लिखना, समझने के लिए समझ रहे हैं कि लिस्ट ऑफ प्लेयर्स बनानी। इसके बाद हमको बनाना है ग्राफ। ये हम ग्राफ या चार्ट जो भी बोलो, ये कैसे बनाएंगे, हम लोग यहाँ पे 2 लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इनमें से जितने कंपेटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आपने आइडेंटिफाई किए, कोई भी 2 कंपेटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आप पिक करोगे जिसके बेसिस पे आप कंपटीशन को देखना चाहते हो, जिसके बेसिस पे आप अपनी कंपेटिटिव स्टैंडिंग को आइडेंटिफाई करना चाहते हो, ठीक है। कोई भी 2 आप पिकअप करोगे, लेट्स से, हाँ चलो ले लो, सिंपल है, प्राइस ऑफ फीचर्स, प्राइस फीचर्स, ठीक है। अब प्राइस या तो हो सकता है लो, मीडियम, हाई, या चलो 2 ही रखते हैं, लो और मीडियम ही तो फीचर्स में भी तो 3 रखने पड़ेंगे फिर, लो हाई रख, लेस और मोर, लो और हाई, ठीक है। थोड़ा सिंपल रखते हैं, हाँ। लो,
हाई, फीचर्स हो सकते हैं लेस, इसको क्या हो रहा है, या मोर। ठीक है, हमने सिंपल रेंज किया। अब हम इसमें से हर एक प्लेयर को पिकअप करेंगे और यहां पे प्लॉट करेंगे। प्लॉट कैसे करोगे? अगर मैं देखती हूँ टाटा को, तो टाटा का प्राइस लो पे आएगा कि हाई पे आएगा? लो पे आएगा। फीचर्स में लेस है कि मोर है? हम मीडियम कंसिडर नहीं कर रहे, तो आप दो में से एक ऑप्शन बता दो। ठीक है, हाई है, तो यहां पे लो है, यहां, और यहां पे मोर है, ये वाला। ठीक है, तो इसका इंटरसेक्शन यहां बनता है। तो आप क्या करोगे, इसका जो इंटरसेक्शन बन रहा है वहां पे आप एक डॉट लगाओगे। एक डॉट लगाया मतलब एक कंपनी को प्लेस किया। ठीक है, नेक्स्ट होंडा का बताओ, होंडा का प्राइस हाई है, लो है? ठीक है, फीचर्स लेस है, तो आपको एक मीडियम चाहिए ये, चलो इसको मीडियम कर देती हूँ। चलो ठीक है, इसको भी मीडियम कर देते हैं, इसमें भी मीडियम कर देते हैं, मैं दोनों में कर दूं। ठीक है, तो टाटा को हम मीडियम पे लेके आ जाए। अरे नहीं, एक एक बताओ। मारुति को कहाँ रखो? प्राइस लो, फीचर्स फीचर्स भी लो, तो वो यहां आ जाएगा। अब बताओ होंडा, प्राइस मीडियम, फीचर्स भी मीडियम, प्राइस मीडियम, फीचर्स भी मीडियम। ठीक है, BMW प्राइस हाई, फीचर्स भी हाई। ठीक है, ऐसे करके जितने आपके प्लेयर्स ऑफ द इंडस्ट्री, उसको आपको प्लेस करना है। अब कई सारे प्लेयर्स होंगे जो सिमिलर जगह पे प्लेस होंगे, क्योंकि सिर्फ होंडा थोड़ी जिसके प्राइस और फीचर्स दोनों मीडियम है। हो सकता है किया भी वही होगा जिसके प्राइस मीडियम है, फीचर्स मीडियम है। हो सकता है ह्यूंडई भी वही होगा, प्राइस मीडियम है और फीचर्स मीडियम है। वैसे ही हर एक जगह पे मल्टीपल प्लेयर्स आप पुटअप कर सकते हो, डिपेंडिंग कि हर किसी के क्या क्या फीचर्स है। तो ऐसे आप हर एक प्लेयर को पुटअप करोगे, एक ही जगह पे मल्टीपल प्लेयर्स भी आ सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो अब ये जो प्लेयर्स आपने पुटअप किए, जिसको मैंने डॉट डॉट बना के पॉइंट आउट किया है, इनका आप बनाओगे एक सर्कल। इनका आप बनाओगे एक सर्कल। ठीक है, तो ये जो सर्कल बना है, हर एक सर्कल के अंदर कुछ कंपनीज है। हर एक सर्कल को हम बोलेंगे स्ट्रेटेजिक ग्रुप। हर एक सर्कल को हम बोलेंगे स्ट्रेटेजिक ग्रुप। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जिसकी कंपेटिटिव अप्रोच और पोजीशन सिमिलर होती है। हम ये बोल सकते हैं ये जो ग्रुप है, ये वाले ग्रुप में सारे कौन कौन आ रहे हैं? BMW, ऑडी, मर्सिडीज, लैंड रोवर भी बोलो, जो भी है। तो इस टाइप की सारी हाई एंड गाड़ियां, रॉल्स रॉयल्स, सब ये वाले ग्रुप में आ रही है, राइट? क्योंकि उनके प्राइस भी हाई है और फीचर्स भी ज्यादा है। तो ये एक जगह पे जितनी कंपनी प्लेस हुई है, इनका कंपेटिटिव अप्रोच विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस और फीचर्स सेम है। मतलब कि ये लोग भी सिमिलर प्राइसिंग और सिमिलर फीचर्स के साथ कंपीट कर रहे हैं। ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप का नाम लेट से मैं बोलती हूँ, उसको कुछ नाम दे दो। चलो ठीक है, XYZ, ये XYZ, हाँ लग्जरी, चलो ठीक है, इसको मैं नाम दे दिया लग्जरी। इस ग्रुप का नाम है लग्जरी। तो लग्जरी ग्रुप में लग्जरी जो है, ये एक बन गया हमारा स्ट्रेटेजिक ग्रुप। स्ट्रेटेजिक ग्रुप जिसके अंदर 5-6 कंपनियां हैं। कौन कौन सी? ऑडी, BMW, मर्सिडीज, लैंड रोवर, रॉल्स रॉयस एंड बेंटले। हाँ ठीक है, ऐसे 6-7 कंपनीज है। तो 6-7 कंपनीज का एक ग्रुप बन गया। इस ग्रुप को हम बोलेंगे स्ट्रेटेजिक ग्रुप। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये जो स्ट्रेटेजिक ग्रुप है, इनका कंपेटिटिव अप्रोच सेम है, बिकॉज विथ रिस्पेक्ट टू फीचर्स एंड प्राइस ये लोग सेम लेवल पे कंपीट कर रहे हैं। ये लोग सेम लेवल पे कंपीट करते हैं। इनका कंपेटिटिव अप्रोच, मतलब मार्केट में कंपटीशन में स्टैंड करने का जो अप्रोच है, वो लोग ये अप्रोच रखते हैं, ये सोच रखते हैं कि भाई हमको बेस्ट फीचर्स देना है, प्राइस हाई रहेगा तो भी चलेगा। ये अप्रोच रखते हैं, ये सोच रखते हैं। तो ये ग्रुप में, ये लग्जरी वाले ग्रुप में, ये एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप है, ये इसको मैं SGM बोलूंगी, स्ट्रेटेजिक ग्रुप। तो ये जो स्ट्रेटेजिक ग्रुप है, ये अपने कंपेटिटिव अप्रोच और पोजीशन में सिमिलर है। तो स्ट्रेटेजिक ग्रुप consist of companies, consist of those rivals who have same competitive approach and position in the market. ये बोल सकते हैं स्ट्रेटेजिक ग्रुप। फिर से ध्यान से सुनो, consist of those rivals
which have same competitive approach and position in the market. क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो हर एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप में यहां पे हो सकता है ये जो लो वाला है, ये इसको हम बोलेंगे ठीक ठीक कार, ठीक ठीक, इस ग्रुप का नाम हम रख देते हैं ठीक ठीक, ठीक है। तो ये वाला एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप है, इसमें आ जाएगा मारुति, और कौन आ जाता है? सस्ती कार किसकी आती है? रेनॉल्ट, नैनो कहाँ, हम यहाँ कंपनी की बात कर, नैनो तो डिसकंटिन्यू भी हो चुकी है, ठीक है। तो ये वो कंपनी है जो प्राइस भी कम रख रही है, वो फीचर्स भी कम दे रही है, ठीक है। तो इनकी कंपेटिटिव अप्रोच, मतलब वो मार्केट में कम्पीट कर रहे थे कि हमको सबसे सस्ती कार बेचना है, फीचर्स कम होंगे हमको चलेगा, पर हमको सस्ती कार बेचना, तो वो अपना कंपेटिटिव अप्रोच जो है, सोच कि कंपीट हम किस बेसिस पे करें, वो सेम रख रहे हैं। तो हर एक ग्रुप, हर एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप consist of those rivals who have similar competitive approach and position in the market. ये चीज क्लियर है, ठीक है। अब ये टूल की जो सबसे खास बात है वो ये है कि आप कितने भी इस टाइप के ग्राफ बना सकते हो, पिकिंग अप डिफरेंट कंपेटिटिव कैरेक्टरिस्टिक। स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग सिर्फ एक बार हो गई तो खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। मैंने एक बार इसी इंडस्ट्री के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए ग्रुप बनाया, देखकर कि भाई फीचर्स और प्राइस के बेसिस पे कौन कौन कंपटीशन में कहां पर है, ठीक है। फिर से मैंने एक चार्ट बनाया जिसमें मैं देख सकती हूँ कि टेक्नोलॉजी, लेट्स से कि कौन टेक्नोलॉजी में सबसे अच्छा है, कौन सेफ्टी में सबसे अच्छा है, या एक साइड चलो सेफ्टी ले लेते हैं, एक साइड प्राइस ले लेते हैं। सेफ्टी फीचर सबसे अच्छे किसके हैं, और कंपैरेटिवली प्राइसिंग कैसी, ठीक है। ऐसा करके भी मैं एक स्ट्रेटेजिक यहां पे प्लॉट कर सकती हूँ और अलग अलग स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स बना सकती हूँ, ठीक है। समझ में आया? यहां तक समझ में आया कि आप कंपेटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई करोगे, आप अपने इंडस्ट्री के प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करोगे, उसके बाद आप अलग अलग कंपेटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके ग्राफ में प्लॉट करोगे। तो आप चाहे जितने उतने ग्राफ यहाँ पे बना सकते हो। अभी तक हम जितने भी ग्राफ, चार्ट या मैट्रिक्स देखते हैं वो फिक्स रहता है कि भाई ये वर्टिकल पे क्या रहेगा और यहाँ क्या रहेगा, वो हमेशा फिक्स रहता है। ये इकलौता ऐसा टूल है जिसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पे क्या रहेगा वो आप डिसाइड करते हो, डिपेंडिंग कि आपको कंपटीशन को किस नजर से देखना है, ठीक है। आप आपके इंडस्ट्री में जितने कंपेटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है, हर एक कैरेक्टरिस्टिक को लेके आपने एसडीएम करना चाहिए, ठीक है। अब ये तो मैंने किया, मैंने स्ट्रेटेजिक ग्रुप बना लिया, मुझे समझ में आ गया कि इतने इतने ग्रुप है, पर इससे मुझे क्या बेनिफिट हुआ, इससे मुझे क्या बेनिफिट हुआ? तो बेनिफिट आपको इस एंगल से होता है, जो हमारा लास्ट स्टेप है, उससे आपको बेनिफिट समझ में आएगा। अब जैसे मान लो मैंने एक ग्राफ बनाया, ग्राफ बना के मैंने प्लॉटिंग कर ली, ठीक है। इसमें भी मैं लिख देती हूँ, रुको, हाँ स्ट्रेट क्यों आ रहा है? ऐसा ऐसे रखने में ही ऐसा हो जाता है, तो मैं ऐसे नहीं रख पाती इसको वायर को और लंबा होना हाँ हुआ, अब ठीक है। मान लो मैंने ये बनाया, यहाँ पे मुझे देखना है सेफ्टी, यहाँ पे मुझे देखना है प्राइस, ठीक है। तो सेफ्टी लेट्स से लो, मीडियम, हाई, प्राइस में भी लो, मीडियम, हाई, इसके बेसिस पे मैंने प्लॉटिंग कर दी, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, ठीक है। ऐसी मेरी प्लॉटिंग हो गई। अब मुझे क्या करना है, ये मेरे स्ट्रेटेजिक ग्रुप तो बन गए, ग्रुप नंबर लेट्स से स्ट्रेटेजिक ग्रुप 1, 2, 3 और 4, 4 स्ट्रेटेजिक ग्रुप मेरे बने, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये देखना है कि इंडस्ट्री के जितने प्लेयर्स थे, ये जितने प्लेयर्स थे कितने हो गए, 4, 7, 8, 9, 10, ये टोटल, नहीं सॉरी, अच्छा मैंने नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने वो मैंने नहीं बताया, मैंने स्ट्रेटेजिक ग्रुप बताया। ये स्ट्रेटेजिक ग्रुप है 1, 2, 3, 4, ठीक है। अभी स्ट्रेटेजिक ग्रुप में जितनी कंपनीज आती है टोटल मिला के, ये टोटल इसमें लेट्स से 10 होगी, 12 होगी, जितनी भी होगी, 5 होगी, 6 होगी, जितने भी कंपनीज है टोटल, जिसको यूज करके आपने प्लॉट किया है, इंडस्ट्री में इन सब का टोटल टर्नओवर कितना है,
टोटल टर्नओवर कितना है। लेट्स से टोटल टर्नओवर इस पूरी इंडस्ट्री का, मतलब कि जितने प्लेयर्स है सबका मिला के लेट्स से 100 CR, लेट्स से 100 CR है, ठीक है। अब आप ये देखना चाहते हो कि कौन से स्ट्रेटेजिक ग्रुप का टर्नओवर कितना है। अब आप ये देखना चाहते हो कि टोटल इंडस्ट्री में जितने प्लेयर्स को यूज किया हमने मैपिंग करने के लिए, इंडस्ट्री के सारे प्लेयर्स को यूज किया हमने मैपिंग करने के लिए, तो सारे प्लेयर्स का टोटल मिलाकर टर्नओवर कितना हमने ये देखा, मतलब कि इंडस्ट्री का टर्नओवर कितना। अब हम उसमें ये देखना चाहेंगे कि हर एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप का टर्नओवर कितना है, मतलब कि इसमें 10 प्लेयर है तो लेट्स से ये 10 प्लेयर मिलके 40 CR कर ले रहे हैं, ये 12 प्लेयर मिलके सिर्फ 20 CR कर पा रहे हैं, ये 5 प्लेयर मिलके 30 CR कर ले रहे, कितना बचा, और ये 6 प्लेयर मिलके सिर्फ 10 CR कर रहे हैं। समझ आया। उस ग्रुप में चाहे कितने भी प्लेयर होंगे, आप देखना चाहते हो कि जितने प्लेयर्स है वो टोटल मिला के कितना टर्नओवर कर रहे हैं और इंडस्ट्री का टोटल टर्नओवर कितना है, ठीक है, ये कर लिया। अब आप यहां पे आप यहां परसेंटेज देख लोगे, लेट्स से कि ये 40% ऑफ टर्नओवर है, 20%, 30%, 10%, ठीक है। अब जिसका जितना परसेंटेज ऑफ शेयर है जिस ग्रुप का टर्नओवर में, उसके हिसाब से यहां जो मैंने सर्कल बनाया था स्ट्रेटेजिक ग्रुप का सर्कल, वो उनकी टर्नओवर की साइज के हिसाब से बने। मतलब कि मान लो स्ट्रेटेजिक ग्रुप 1 है, वो 40% टर्नओवर कर रहा है, मैंने अगर उसका सर्कल इतना बनाया है तो स्ट्रेटेजिक ग्रुप नंबर 2 जो है वो उससे आधा टर्नओवर कर रहा है, वो 20% कर रहा है, तो जो भी ग्रुप नंबर 2 है उसका साइज मैं इससे रफली हाफ रखूंगी। स्ट्रेटेजिक ग्रुप नंबर 4 था वो 10% ही कर रहा था, वो इससे भी छोटा है, उसका सर्कल मैं और छोटा बनाऊंगी। और कोई भी ग्रुप नंबर 3 उसका 30% है, उसका समवेयर ऐसा होगा। सर्कल का कोई साइज फिक्स नहीं है, लेकिन आपको प्रपोर्शनेट साइज रखना है। जो सबसे ज्यादा टर्नओवर कर रहा है उसका मैंने जो सर्कल बनाया है, सर्कल का साइज रफली बाकी सर्कल का साइज उससे प्रपोर्शनेट होना चाहिए। ऐसा कोई इतने सेंटीमीटर इतने डायमीटर ये सब नहीं है, लेकिन आपने जितना साइज बनाया फॉर अ ग्रुप विच इज डूइंग 50% टर्नओवर, तो फॉर अनदर ग्रुप हु इज डूइंग अराउंड 25% टर्नओवर, तो उसका साइज इस पहले सर्कल से हाफ होना चाहिए, अराउंड रफली। इससे क्या होता है, ये ग्रुप को जो मैंने इस हिसाब से सर्कल किया है उससे मुझे ये पता चलता है कि कौन सा स्ट्रेटेजिक ग्रुप आज मार्केट में सबसे ज्यादा टर्नओवर कर पा रहा है। तो ये देखते से मुझे नंबर नहीं पता टर्नओवर का, मुझे ये पता है कि उस कंपनी के मार्केट में सेल ज्यादा हो रही है, ये उल्टा हो गया लेकिन आप बस रफली कॉन्सेप्ट समझ, जिसके सेफ्टी फीचर्स कम है और प्राइस हाई है। एक्चुअली ये ग्रुप यहां होना चाहिए था, अब ये कंसीडर करो, चलो मैं इसको यहां कर लेती हूँ। सेफ्टी फीचर्स हाई है और प्राइस भी हाई है, ठीक है, तो मैं इसको सबसे बड़ा बना ले रही हूँ, उससे थोड़ा छोटा बना, ठीक है। तो ये ग्रुप की साइज देखते से मुझे समझ में आ रहा है कि मार्केट में वो वाली कार ज्यादा बिक रही है जिसका सेफ्टी फीचर सबसे हाई, प्राइस हाई होगा चलेगा, लोग सेफ्टी के लिए पे करने को तैयार है। ये वाला जो है इसमें भी मैंने उस टाइम रफ में बना लिए थे सर्कल्स, अब मैं सर्कल्स को और अच्छे से बनाती हूँ। सर्कल को मैं और अच्छी थोड़ा प्लॉटिंग कर देते हैं पहले। ठीक है, उसके बाद मैं सर्कल बना रही हूँ। समझ जाना आप कॉन्सेप्ट को, मतलब मैं ऐसे रफली बना रही हूँ। ठीक है, तो ये वाला जैसे ही मैंने प्लॉटिंग किया तो मुझे सर्कल की साइज देख के समझ में आया कि भाई लोगों को मीडियम फीचर्स से बहुत ज्यादा मतलब नहीं, फीचर्स मीडियम होंगे या फीचर्स
मीडियम प्राइस पे ज्यादा फीचर्स वाली कंपनी वाली कार लोग खरीदना चाहते हैं। मतलब कि फीचर्स के लिए लोग हाई एंड नहीं देना चाहिए, फीचर्स हाई है और ये भी हाई है, चलो मैं एक ग्रुप यहाँ प्लॉट करती हूँ, उसकी सेल ठीक ठाक है। जिसके फीचर्स बहुत हाई है और प्राइस भी हाई है उसकी सेल ठीक ठाक है, लेकिन जिसके फीचर्स बहुत हाई है और प्राइस मीडियम है उसकी सेल ज्यादा हो रही है। तो मतलब कि लोग फीचर्स के लिए बहुत हाई पे करने को तैयार नहीं है, ठीक ठाक पे करने को तैयार है। ठीक है, और आप इससे ये भी देखोगे कि आप कौन से स्ट्रेटेजिक ग्रुप में फॉलो करते हो, हाईएस्ट टर्नओवर वाले ग्रुप में आप हो या नहीं। अगर आप यहां पे हो, अगर आपको समझ में आ रहा है कि भाई हम तो ये वाले स्ट्रेटेजिक ग्रुप में आ रहे हैं, जो प्राइस हाई रख रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम अच्छे फीचर्स दे रहे हैं। भाई लोगों को उतना नहीं चाहिए फीचर्स, आपको थोड़ा सा प्राइस मीडियम या लो करने की जरूरत है, भले आप फीचर्स उतने ही रखो या एक दो फीचर्स कम रखोगे तो भी चलेगा। तो आप पूरी इंडस्ट्री का पहले मैपिंग करोगे, आप आइडेंटिफाई करोगे कौन सा ग्रुप सबसे ज्यादा टर्नओवर कर रहा है, और आप ये भी देखोगे कि आप कौन से ग्रुप में फॉल हो रहे हैं। उससे आपको ये भी समझ में आएगा कि आपको शिफ्ट कहां होना है, आपको प्रोडक्ट के फीचर्स थोड़े बहुत कम करने हैं, प्राइस को कम लाना है, आपको सेफ्टी पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, और अगेन टेक्नोलॉजी वाला एक बनाओगे, फिर आप वो जो भी हमने यहाँ पे देखा था, एक लग्जरी वाला बनाओगे, एक ब्रांड वैल्यू वाला बनाओगे, एक आफ्टर सेल सर्विस वाला बनाओगे। तो हर एक एंगल से आपको समझेगा कि कस्टमर किस चीज के लिए ज्यादा पैसा देने को तैयार है। उससे आपको समझेगा कि आप कंपटीशन में एग्जैक्टली कहां हो, आप हर एक ग्राफ में कौन कौन से स्ट्रेटेजिक ग्रुप में फॉल हो रहे हो, हाईएस्ट टर्नओवर वाले में फॉल हो रहे हो कि नहीं हो रहे। समझ में आया? तो ये है स्ट्रेटेजिक ग्रुप एनालिसिस। इससे आप क्या करते हो, अपनी कंपेटिटिव पोजीशन को आइडेंटिफाई करते हो। समझ में आया कॉन्सेप्ट? आ जाओ। हमने सबसे फर्स्ट स्टेप देखा था आइडेंटिफाई द कंपेटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, ये देखा था हमने। फिर सेकंड बोल रहा है प्लॉट द फर्म ऑन अ टू वेरिएबल मैप यूजिंग पेयर्स ऑफ दीज डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। यूज पेयर ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कोई भी दो सिलेक्ट करो और प्लॉट द फर्म्स ऑन अ टू वेरिएबल मैप। दो वेरिएबल वाला मैप बनाओगे, दो कैरेक्टरिस्टिक, पेयर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कि दो कैरेक्टरिस्टिक को पिकअप करोगे और हर एक फर्म को प्लॉट करोगे। क्लियर? Assign firms that fall about the same strategy space, जो कि एकदम सेम या सिमिलर स्पेस पे फॉल हो रही है, ये वाली। Assign firms that fall in about same strategy space to same strategic group, जो सेम स्ट्रेटेजी स्पेस में आ रही है, मतलब जो आसपास फॉल हो रही है उसको सेम स्ट्रेटेजिक ग्रुप असाइन करो। मतलब कि जो भी फर्म्स आसपास प्लॉट हो रही है वो सेम स्ट्रेटेजिक ग्रुप में आएगा। क्लियर? लास्ट में बोल रहा है ड्रॉ सर्कल्स अराउंड ईच स्ट्रेटेजिक ग्रुप, जो हमने ये किया, हर एक ग्रुप के आसपास हमने एक सर्कल बनाया। ठीक है, मेकिंग द सर्कल्स proportional to the size of the group's respective share of total industry sales revenue. फिर से पढ़ोगे एक बार, ड्रॉ सर्कल्स अराउंड ईच स्ट्रेटेजिक ग्रुप, हर एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप के आसपास आपको सर्कल ड्रॉ करना है, मेकिंग द सर्कल proportional to the size of the groups, उस स्ट्रेटेजिक ग्रुप के साइज जो है, साइज ऑफ द शेयर ऑफ टोटल सेल्स रेवेन्यू, इंडस्ट्रीज टोटल सेल रेवेन्यू, इंडस्ट्री का जो टोटल सेल रेवेन्यू उसमें से उस ग्रुप का कंट्रीब्यूशन कितना है, उसके हिसाब से प्रपोर्शनल साइज ऑफ द सर्कल आप बनाओ। क्लियर? बाजू में एक बना हुआ है स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग, इससे आपको समझ में आ रहा है कि ये जो PQR है, ये PQR जो स्ट्रेटेजिक ग्रुप है ये सबसे ज्यादा टर्नओवर कर रहा है। PQR स्ट्रेटेजिक ग्रुप सबसे ज्यादा टर्नओवर कर रहा है, मतलब जिस भी इंडस्ट्री के लिए होगा उसमें उस इंडस्ट्री कंपटीशन में सबसे ज्यादा, वो कंपनी कंपटीशन में सबसे ज्यादा हाई रहेगी जिसके रेंज ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है। रेंज ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है, उसका रेपुटेशन कम या मीडियम रहेगा तो भी चलेगा। ये स्ट्रेटेजिक मैपिंग से ये समझ में आ रहा है कि जिस भी इंडस्ट्री के लिए होगा उस इंडस्ट्री में उन कंपनीज का टर्नओवर ज्यादा है जिनके पास रेंज ज्यादा है। मार्केट में रेपुटेशन कम भी रहेगी तो चलेगा, ज्यादा रेंज है तो आपका सेल्स ज्यादा हो रहा है। ये आपको इस सर्कल की साइज से पता चल रहा है, सर्कल की साइज और जिस प्लेस पे सर्कल प्लॉट किया हुआ है उससे आपको ये चीज पता चल रही है। क्लियर? आगे आ जाओ। Strategists can analyze the market by making any number of scenarios.
like above to understand the competition. You can make any number of scenarios क्योंकि आप किसी भी competitive characteristics की pairing लेके ये मैपिंग कर सकते हो. तो आप कितने भी सिनेरियोज बना सकते हो और चीजों को एनालाइज कर सकते हो, समझ सकते हो. जितने कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप सोचो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो आपस में आप हर एक कैरेक्टरिस्टिक को एक दूसरे के साथ करते हो तो कितने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन बन सकते हैं. Thus, this analysis helps a business understand its competition in terms of 2 or more factor. आपके बिजनेस को कंपटीशन समझने में आसानी होती है इन टर्म्स ऑफ 2 or more factors and multiple factors if you are making multiple graphs. ठीक है, जितने ज्यादा ग्राफ बनाओगे उतने ज्यादा फैक्टर्स से आप कंपटीशन को समझ पाओगे. लाइक रेपुटेशन, रेंज ऑफ प्रोडक्ट इन दिस केस इन अ सिंगल ग्राफिकल प्रेजेंटेशन. ठीक है, एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में 2 फैक्टर आपको समझ में आएगा. एंड इंडस्ट्री, अब ये इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 5 और 6, इसमें सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं. ध्यान से देखो. एन इंडस्ट्री कंटेन्स ओनली वन स्ट्रेटेजिक ग्रुप व्हेन द सेलर्स pursue essentially identical strategies and have comparable market position. समझ में आया? एक बार फिर से पढ़ो. Industry contains only one strategic group when all sellers pursue essentially identical strategies and have comparable market position. अगर आपकी इंडस्ट्री ऐसी है, आपकी इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें जितने प्लेयर्स हैं, मान लो कि बहुत कम प्लेयर्स हैं, ठीक है, ठीक है, वैसे प्रैक्टिकली ऐसा कम पॉसिबल है. स्मार्टफोन में तो प्लेयर्स बहुत है. टेलीकम्युनिकेशन बोल सकते हैं, टेलीकम्युनिकेशन वुड बी बेटर क्योंकि उसमें तो प्लेयर्स ही कम है ना. ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि आपके इंडस्ट्री में जितने प्लेयर्स है, BSNL हो गया, एयरटेल, जियो, VI, ठीक है, 4 ही प्लेयर्स है. तो ये बोल रहा है कि ये जितने प्लेयर्स आपके इंडस्ट्री में है, उन प्लेयर्स का कंपेटिटिव अप्रोच अगर सेम है हर चीज में, मान लो कि ये लोग प्राइस की अगर मैं बात करूं तो ये लोग लो और हाई, तो ज्यादा तो उसी का सेल होगा इसके प्राइस कम होगा. ठीक है, और यहां पे मैं ले लेती हूं नेटवर्क, लेट्स से, हाँ मतलब आपका नेटवर्क कितना अच्छा है. ठीक है, यहाँ पे मैं नेटवर्क कंसिडर कर रही हूँ. नेटवर्क लो और हाई मतलब अच्छा आ रहा है कि बुरा, अच्छा और बुरा, चलो जो भी समझ लो आप उसको, गुड और बैड, गुड और बैड. तो भाई इस इंडस्ट्री में हर कंपनी का अप्रोच ऐसा है कि हम कम प्राइस में अच्छा नेटवर्क दे, कम प्राइस में अच्छा नेटवर्क दे. तो ये सारी ही कंपनी यही फॉलो हो जाएगी ना. जितने प्लेयर्स है आपकी इंडस्ट्री में, हर प्लेयर अगर सेम अप्रोच फॉलो कर रहा है कंपटीशन में स्टैंड करने के लिए, हर प्लेयर ये अप्रोच फॉलो कर रहा है कि हम अच्छा नेटवर्क दें और हम कम से कम प्राइस में दें, तो वो तो सारे प्लेयर्स यहीं पे फॉलो जाएंगे, उसका एक ही ग्रुप बनेगा. कहीं और कोई प्लेयर्स फॉलो ही नहीं हुए क्योंकि जितने प्लेयर्स है वो सेम कंपेटिटिव अप्रोच यूज कर रहे हो, मार्केट में सेम पोजीशन पे चल रहे हैं. तो इन दैट केस अगर आपकी इंडस्ट्री ऐसी है तो फिर आपकी इंडस्ट्री के स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग में सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजिक ग्रुप बनेगा. समझ आया? पढ़ो उस पॉइंट को फिर से. An industry contains only one strategic group when all sellers pursue essentially identical strategies and have comparable market position. Almost similar market position है, almost similar strategic approach है, ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रेटेजीज आप फॉलो कर रहे हो, तो उस इंडस्ट्री में चाहे जितने भी प्लेयर हो स्ट्रेटेजिक ग्रुप एक ही बनेगा क्योंकि सारे प्लेयर्स सेम अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं. तो कोई कहीं और फॉलो ही नहीं होगा ना. जब हम प्लॉटिंग कर रहे हैं तो हर कंपनी सेम ही जगह जाके फॉलो हो जाएगी, तो ग्रुप तो एक ही बनेगा ना. क्लियर? अगेन नेक्स्ट पॉइंट में वो कंप्लीटली अपोजिट सिनेरियो बोल रहा है. नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है? एट द अदर एक्सट्रीम कचरा घुस गया आपकी वॉच में, ध्यान दो बुक पे. एट द अदर एक्सट्रीम देयर आर एज मेनी स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स एज देयर आर कंपीटिटर्स. अदर एक्सट्रीम पे बोल रहा है कि इंडस्ट्री में जितने कंपीटिटर है, जितने प्लेयर्स है, उतने स्ट्रेटेजिक ग्रुप बनेंगे. जितने प्लेयर्स है उतने स्ट्रेटेजिक ग्रुप बनेंगे अगर if each rival pursues distinctively different competitive approach.
if each rival pursues distinctively different competitive approach and occupies substantially different competitive position in the marketplace. आपकी इंडस्ट्री ऐसी है कि हर एक प्लेयर ऑफ द इंडस्ट्री, हर एक कंपटीटर अपने आप में अलग कंपटीटिव अप्रोच रख रहा है, तो उस इंडस्ट्री में ऐसा होगा कि एक कंपनी का एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप बनेगा. प्लॉट करके दिखाती हूं. अब मान लो अगर हम इसकी बात करते हैं ऑटोमोबाइल की, ठीक है, ऑटोमोबाइल में मान लो प्लेयर कुछ लिमिटेड है, लेट्स से मारुति है, उसके बाद लेट्स से ऑडी है, टेस्ला है, और एकदम अलग कौन है? वो तो ऑडी में आ गया ना, लग्जरी में आ गया ना, ठीक. हाँ, फेरारी तो ऑडी से भी ऊपर ही आती है ना. पगानी को भी होगा चाहिए. अच्छा ठीक है, चलो पगानी, ठीक है. तो मान लो इंडस्ट्री में जितने प्लेयर है, ये हर एक प्लेयर एकदम अलग टाइप का है, अलग कॉम्पिटिटिव अप्रोच को फॉलो करता है. यहाँ पे मैं अगर प्राइस प्लॉट कर दूं, यहाँ पे लेट्स से रेपुटेशन प्लॉट कर दूं, ठीक है, लो मीडियम हाई, लो मीडियम हाई, तो मारुति आएगा यहाँ पे, ऑडी आएगा प्राइस मीडियम, रेपुटेशन भी मीडियम, पगानी आएगा प्राइस मीडियम, रेपुटेशन उससे हाई. अच्छा नहीं, प्राइस भी हाई है. चलो टेस्ला आ जाएगा प्राइस मीडियम, रेपुटेशन हाई, ठीक है. यहाँ आएगा टेस्ला और यहाँ आएगा पगानी. तो इंडस्ट्री में जितने प्लेयर है, हर एक प्लेयर अगर अपने आप में अलग कॉम्पिटिटिव अप्रोच को फॉलो कर रहा है, तो जितने प्लेयर है उतने स्ट्रेटेजिक ग्रुप बनेंगे. समझ आया? इंडस्ट्री में जितने प्लेयर है उनमें से कोई भी प्लेयर सिमिलर कॉम्पिटिटिव अप्रोच नहीं कर रहा है. हर एक प्लेयर अपने आप में अलग कॉम्पिटिटिव अप्रोच रख रहा है. ये चारों कंपनी के नाम से आपको पता चल जा रहा है कि इन सबका कॉम्पिटिटिव अप्रोच एकदम अलग है. हर एक सेम इंडस्ट्री में चारों कार बेच रहे हैं, पर अप्रोच सबका एकदम ही अलग अलग. तो आपकी इंडस्ट्री में ऐसे प्लेयर्स है जो कि हर कोई अपने आप में अलग कॉम्पिटिटिव अप्रोच फॉलो कर रहा है. हर एक की अपनी अलग पोजीशन है मार्केट में. तो जितने प्लेयर्स इंडस्ट्री में है उतने स्ट्रेटेजिक ग्रुप बनेंगे, बिकॉज हर किसी की प्लॉटिंग ही अलग अलग जगह पे होगी. कोई सिमिलर अप्रोच फॉलो नहीं कर रहा, तो कोई भी कंपनी, कोई भी 2 और मोर कंपनी सेम जगह पे प्लॉट ही नहीं होगी, अलग जगह पे प्लॉट होगी, तो हर किसी का अलग अलग ग्रुप बनेगा. समझ आया? वापस आ जाओ. At the other extreme, there are as many strategic groups as there are competitors. जितने कंपटीटर्स है उस इंडस्ट्री में उतने स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स बनेंगे when each rival pursues a distinctively different competitive approach and occupies substantially different competitive position in the market. नहीं, हाइपोथेसिस है, जनरली पॉसिबल नहीं होता. मैं बता रहे एक्सट्रीम एंड पे अगर हर कोई अलग कॉम्पिटिटिव अप्रोच फॉलो कर रहा है तो उतने स्ट्रेटेजिक ग्रुप बनेंगे जितने नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स है. और हर कोई जितने प्लेयर्स है सेम कॉम्पिटिटिव अप्रोच फॉलो कर रहे हैं तो सिर्फ सिंगल स्ट्रेटेजिक ग्रुप बनेगा. प्रैक्टिकल नहीं है, थियोरेटिकली वो बता रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो अगर ऐसा होगा. ठीक है, समझ में आया मीनिंग? कंपटीशन ही नहीं रहेगा उसमें, सब सेम ही है. हाँ हाँ, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. मैं स्टार्टिंग वाले पार्ट में आ रही हूं. सिमिलर कंपनीज आर ग्रुप टुगेदर इनटू इंडस्ट्रीज. ये हमने देखा था शुरू में. बेसिकली इंडस्ट्री ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्राइमरी प्रोडक्ट दैट द कंपनी मेक्स और सेल. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मारुति, महिंद्रा, टाटा मोटर्स आर ऑल सेलिंग ऑटोमोटिव एज देयर प्राइमरी प्रोडक्ट एंड दस कैटेगराइज्ड इनटू ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. ये हमने देखा. सेकंड पॉइंट देखो, अ मार्केट इज डिफाइंड एज सम टोटल ऑफ ऑल द बायर्स एंड सेलर्स इन द एरिया. अच्छा, ये मैंने कवर किया, मुझे लगा मैंने नहीं लिखा है, ठीक है, अच्छा है ना, लिख लिया. सेलर्स इन द एरिया और रीजन अंडर कंसिडरेशन. ठीक है, फिर बोल रहा है टूल यूज्ड फॉर दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग. उसके बाद वो बोल रहा है स्ट्रेटेजिक ग्रुप कंसिस्ट ऑफ दोज राइवल्स. स्ट्रेटेजिक ग्रुप फिर से याद करो, वो प्लॉटिंग में जो सेम जगह पे आते हैं वो एक ग्रुप होता है. स्ट्रेटेजिक ग्रुप कंसिस्ट ऑफ दोज राइवल फर्म्स व्हिच हैव सिमिलर कॉम्पिटिटिव अप्रोचेस एंड पोजीशन इन द मार्केट.
एनी कंफ्यूजन? समझ में आया कॉन्सेप्ट? व्हाट इज स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग? तो ये था पूरी कहानी। यहां पे आपकी कहानी का विश्लेषण खत्म होता है स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग का। कॉन्सेप्ट समझ में आया? अच्छा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो ये था आपका स्ट्रेटेजिक ड्राइवर नंबर 1। चारों ड्राइवर्स में से यही एक ड्राइवर है जिसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, जिसमें समझने वाली बात है, अच्छी बात है, बाकी एकदम सिंपल सिंपल, ठीक है। पढ़ते हैं स्ट्रेटेजिक ड्राइवर 2, दैट इज कस्टमर। अब आपको पता है कस्टमर और कंज्यूमर दो अलग चीज होती है। क्यों अलग होती है? कंज्यूमर डेली बेसिस पे सकते कि जैसे कस्टमर जो है वो पे करता है सिर्फ और कंज्यूमर रियल यूजर ऑफ द प्रोडक्ट होता है। मेडिसिन जैसे किसी पेरेंट्स ने फीस भरा, कंज्यूमर तो तुम क्लास कर चुके हो क्या पहले? हाँ तो फिर से क्यों कर रहे हो? हाँ तो तुम सही बोल रहे थे। देखो कस्टमर और कंज्यूमर एट टाइम्स सेम भी हो सकता है, एट टाइम्स अलग भी हो सकता है, ठीक है। मैंने ये आईपैड परचेज किया और ये आईपैड मैं खुद यूज कर रही हूँ, तो मैं कस्टमर भी हूं और मैं कंज्यूमर भी हूं, ठीक है। अब कोई पेरेंट्स है, उन्होंने अपने बच्चों के लिए टॉयज लिए, ठीक है। कस्टमर पेरेंट्स है, कंज्यूमर किड्स। जिसने खरीदा वो कस्टमर है, जिसने यूज किया वो कंज्यूमर है। तो कस्टमर और कंज्यूमर एट टाइम्स सेम भी हो सकते हैं या अलग भी हो सकते हैं। आप लोग की ट्यूशन की फीस आपके पेरेंट्स ने भरी, कस्टमर पेरेंट्स है, कंज्यूमर आप, ठीक है। मेडिसिन के केस में आप किसी और के लिए मेडिसिन लेके जा रहे हो, कस्टमर आप हो, कंज्यूमर कोई और, ठीक है। कुछ इंडस्ट्री ऐसी होती है जिसमें डिफाइंड ही है कि कस्टमर कंज्यूमर दोनों अलग होते हैं। उस इंडस्ट्री में आपको कंज्यूमर एनालिसिस भी जरूरी होता है, कस्टमर एनालिसिस भी जरूरी होता है। मतलब आप बच्चों की कोई चीज बेच रहे हो, किड्स इंडस्ट्री की कोई भी चीज, चाहे वो टॉयज हो चाहे वो स्कूल हो, उस केस में आपको आपकी चीज सेल करने के लिए कंज्यूमर को उतना कन्विंस नहीं करना है, कस्टमर को ज्यादा कन्विंस करना है। गॉट इट? तो कुछ इंडस्ट्री में डिफरेंशिएशन बहुत स्पेसिफिक होता है। अब जैसे मेडिकल इंडस्ट्री में ऐसा तो नहीं होता ना भाई, अब जिसको जरूरत हो या तो खुद आके दवाई ले लेगा या किसको बेच के लेगा, तो उसमें कस्टमर कंज्यूमर सेम है, अलग है, उतना फर्क नहीं पड़ता। बट कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्री होती है जहां पे इस चीज का फर्क आपके बिजनेस में बहुत ज्यादा पड़ता है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपकी इंडस्ट्री का कस्टमर कौन है और कंज्यूमर कौन है, सो दैट आप स्ट्रेटेजीज उस हिसाब से बनाओ। बच्चों की स्कूल है, अब स्कूल में एडमिशन लेने के लिए आपको टारगेट ऑडियंस मतलब जिसको कन्विंस करना है वो तो पेरेंट्स है ना। छोटे बच्चों की बात करूं तो आपको कंज्यूमर को तो कन्विंस नहीं करना है। स्कूल में एडमिशन लेने के लिए आपको फीचर्स ऐसे रखने हैं, आपको स्ट्रेटेजी ऑफ मार्केटिंग इस हिसाब से करनी है कि कस्टमर कन्विंस हो जाए, कंज्यूमर नहीं। तो आपको ये डिफाइन करना है कि आपकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है वो टारगेटेड कस्टमर के लिए देगी या कंज्यूमर के लिए देगी, या दोनों एक है आपके। अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर इज द फर्स्ट स्टेप इन डिसाइडिंग द प्रोडक्ट और सर्विस। कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस की हम बात करते हैं कि भाई हमको ये प्रोडक्ट सेल कर रहा था, आप पहले देखोगे कि ये इसको खरीदने वाला कौन है, मतलब मार्केट में किस टाइप का टारगेट ऑडियंस है जो इसको खरीदना चाहेगा। डिफरेंट कस्टमर्स में हैव डिफरेंट नीड्स एंड रिक्वायर डिफरेंट सेल्स मॉडल और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। हर कंज्यूमर की अपनी नीड होती है। आप जेनजी से रिलेटेड कोई भी चीजें बेच रहे हो तो आपको उसको ऑनलाइन ऑप्शन रखना पड़ेगा। ये आजकल की यंग जनरेशन कोई हर एक चीज लेने के लिए दुकान पे नहीं जाना चाहती। हाँ मतलब ऐसी कोई भी चीज बेच रहे हो जो जनरली यंग जनरेशन यूज कर रही है तो आपको ऑनलाइन भी रहना पड़ेगा और ऑफलाइन भी रहना। आप ऐसी कोई चैनल ऐसी कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो जनरली ओल्ड एज के लोग लेते हैं तो आप ऑनलाइन ना रखो तो भी चलेगा। As consumers are often responsible for generation of profits obtained by an organization, it is important to be able to collect and display data in order to show customer trends and profitability. तो ऑब्वियसली आपको डेटा जमा करना पड़ेगा आपके कंज्यूमर को और उसका एनालाइज करना पड़ेगा। अल्टीमेटली प्रॉफिटेबिलिटी आती कहां से? कंज्यूमर ही है, ऐसे बोलते हैं ना कस्टमर भगवान है, क्यों बोलते हैं कि भाई अल्टीमेटली प्रॉफिटेबिलिटी तो वहीं से आ रही है। कस्टमर इज द वन हु बाइज द प्रोडक्ट और सर्विस, कस्टमर इज किंग, ऐसा एक कई जगह पे लिखा भी होता है कस्टमर इज किंग, वो वाला सीन है। हाँ क्या? अच्छा
A customer is one who buys the product or service. Consumer is the one who finally uses or consumes the bought product or service. Customer वो होता है जो buy करता है, consumer होता है जो actually उसको use करता है. From a pricing perspective, customer is of more importance. प्राइसिंग की बात करूं तो कस्टमर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पे करने के लिए तो मुझे उसको कन्विंस करना है ना, कस्टमर को. एंड फ्रॉम वैल्यू क्रिएशन एंड डिजाइन यूजेबिलिटी, वैल्यू क्रिएशन और डिजाइन की बात करूं तो कंज्यूमर नीड्स टू बी केप्ट एट द सेंटर ऑफ डिसीजन मेकिंग. जब भी आप प्राइसिंग की बात कर रहे हो तो आपको कस्टमर को दिमाग में रखना पड़ेगा, लेकिन मैं जब भी प्रोडक्ट के फीचर्स और यूटिलिटी की बात कर रही हूं तो मुझे कंज्यूमर को ध्यान में रखना. ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है, प्राइसिंग मान लो स्कूल की बच्चों की बात करूं, ठीक है, तो एकदम जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी स्कूल की फीस की प्राइसिंग मुझे पेरेंट्स के हिसाब से डिसाइड करनी पड़ेगी, मुझे किस लेवल का ऑडियंस चाहिए वैसे. लेकिन जब मैं प्रोडक्ट डिजाइन कर रही हूँ, मैं सर्विस को डिजाइन कर रही हूँ कि भाई कौन कौन सी प्ले एक्टिविटीज बच्चों के लिए होनी चाहिए, क्या उनके करिकुलम में होना चाहिए, मुझे क्या चीज उनको सिखानी है, क्या चीज नहीं सिखानी है. मतलब कि प्रोडक्ट फीचर्स, प्रोडक्ट के जो फीचर्स है वो डिसाइड हो गए कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए, कस्टमर को ध्यान में रखते हुए. ठीक है, तो प्रोडक्ट की डिजाइन, फिजिबिलिटी, यूसेज ये कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए बनेंगे और प्राइसिंग हमेशा कस्टमर को ध्यान में रखते हुए कीजिएगा. अ कस्टमर कैन बी अ कंज्यूमर एंड वाइस वर्सा. कस्टमर कंज्यूमर हो भी सकता है, कस्टमर कंज्यूमर नहीं भी हो सकता, डिपेंडिंग ऑन योर इंडस्ट्री. बट फॉर स्ट्रैटेजी टीम, स्पेशली मार्केटिंग टीम, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कस्टमर एंड कंज्यूमर सेपरेटली. ठीक है, मार्केटिंग टीम के हिसाब से जरूरी है कि आप दोनों को अलग अलग समझो. क्लियर, इजी है, सिंपल है, 4-5 पॉइंट है, ध्यान में रखना है. स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स, थर्ड वाला देखते हैं, प्रोडक्ट और सर्विस. अब बोल रहा है प्रोडक्ट और सर्विस के एंगल से आपको क्या चीज ध्यान में रखनी है. जैसे कस्टमर हम जब बोलते हैं हाँ ठीक है कस्टमर ऐसा होता है, कस्टमर वैसा होता है, बट जब हमने डिटेल में पढ़ा तो हमको समझ में आया कि कस्टमर कंज्यूमर भी अलग होता है और दोनों का डिफरेंशिएशन क्यों जरूरी है, प्राइसिंग पर्सपेक्टिव से और प्रोडक्ट के फीचर्स पर्सपेक्टिव से. ठीक है, वैसे ही प्रोडक्ट और सर्विस जब आप बना रहे हो, आप सोचो कि मैं इस प्रोडक्ट का बिजनेस करूं, मैं इस सर्विस का बिजनेस करूं, तो क्या चीज आपको ध्यान में रखनी जरूरी है. प्रोडक्ट सेल्स फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स और सर्विस. अब ये बोल रहा है कि जब हम प्रोडक्ट बोल रहे हैं तो उसमें गुड्स भी आ गया और सर्विस भी आ गया. ठीक है, एंड द कंपनी ऑफर प्रोडक्ट सेल्स फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस दैट द कंपनी ऑफर्स टू द टारगेट मार्केट. ठीक है, चाहे मैं सर्विस भी दे रही हूं तो मैं बोलूंगी ये मेरा प्रोडक्ट. Strategies are needed for managing existing products over time, adding new ones and dropping failed products. आपके पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है पर आपको कई सारी स्ट्रेटेजीज जरूरी होगी अलग अलग प्रोडक्ट के लिए. कुछ प्रोडक्ट जो आपको कंटिन्यू करना है, जो आपके हीरो प्रोडक्ट है, कुछ प्रोडक्ट जो नहीं चल रहा है उसको ड्रॉप आउट करना है, कुछ नए प्रोडक्ट्स आपको ऐड करना है. तो कोई भी बिजनेस में सेम प्रोडक्ट सालों साल 100 ईयर्स तक शायद ही चलता है. देयर इज वेरी लेस प्रोबेबिलिटी. आपको बिजनेस कंटिन्यू करना है तो कुछ प्रोडक्ट को कुछ साल तक कंटिन्यू करना पड़ेगा एज इट इज, कुछ प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू करने पड़ेंगे, कुछ प्रोडक्ट नए लाने पड़ेंगे और इन सब के लिए आपको अलग अलग स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेंगी डिपेंडिंग ऑन पीएलसी ऑफ दैट प्रोडक्ट. Strategic decisions must also be made regarding the branding, packaging and other product features such as warranties. So obviously आपको strategic decision लेने हैं. जब आप कोई प्रोडक्ट को बेचना चाह रहे हो तो आपको सब चीज देखनी पड़ेगी ना कि उसकी वारंटी गारंटी क्या रहेगी, उसकी पैकेजिंग कैसी रहेगी, उसकी ब्रांडिंग कैसे होगी. कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें पैकेजिंग का, ब्रांडिंग का बहुत मेजर रोल हो जाता है. कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसमें नहीं भी होता. जैसे कि आपने शार्क टैंक देखा होगा, कई बार जैसे एफएमसीजी वाले या वो चिप्स बेचने वाले आते हैं कि हमने नया चिप्स बनाए, हमने हेल्दी चिप्स बनाए, तो पूछते हैं आपकी पैकेजिंग बहुत अच्छी लग रही है. कई शार्क्स बोलते हैं कि पैकेजिंग बहुत अच्छी है, इसका डिजाइन बहुत अच्छा है, बोलते हैं कई लोग. ठीक है, तो कुछ प्रोडक्ट्स के लिए पैकेजिंग बहुत ज्यादा, ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, कुछ इंडस्ट्री में नहीं भी रहती. जैसे बात करूं ऑटोमोबाइल्स के स्पेयर पार्ट्स, आपकी गाड़ी का कोई पार्ट खराब हो गया, आपको दुकान में जाकर पार्ट लेके आना है, उसका खड्डा कैसा है, पैकेजिंग कैसी, उससे आपको मतलब नहीं रहेगा. भाई पार्ट सही होना चाहिए, असली ओरिजिनल होना चाहिए. उस इंडस्ट्री में पैकेजिंग का इंपॉर्टेंस उतना भी नहीं है. तो आपकी इंडस्ट्री के बेसिस पर आपको स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट क्या है. These products can also be classified on the basis of इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स. अब आप प्रोडक्ट को चाहो तो क्लासिफाई भी कर सकते हो कि आपका प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है या कंज्यूमर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट एसेंशियल प्रोडक्ट है, ड्यूरेबल प्रोडक्ट है या पेरिशेबल प्रोडक्ट है. पेरिशेबल मतलब कि जो जल्दी से खराब हो जाता है. लग्जूरियस मतलब कि भाई जो आप एलाइड कस्टमर को टारगेट कर रहे हो. ठीक है, तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा आपका प्रोडक्ट किस स्केल में फॉल होता है. अब लग्जूरियस प्रोडक्ट, फॉरेस्ट एसेंशियल्स पता है ना, स्किन केयर और आयुर्वेद वो सब है.
फॉरेस्ट एसेंशियल्स करके ब्रांड है, फॉरेस्ट एसेंशियल्स एक ब्रांड का नाम है, उसका एक इतना इतना छोटा सा भी क्रीम होगा तो वो 3-4-5 हजार से कम का नहीं है, 100 ग्राम भी होगा तो भी, हाँ इतना तो मिनिमम रेंज उसका रहता ही है, अनलेस कि वो बहुत बहुत ऑफर आ गया। 100 ग्राम की इतनी सी डब्बी की बात करती हूँ, तो वो बहुत आयुर्वेदिक है, बहुत हेल्दी है, और ये सब वो सब चीजें की रहती है, तो वो क्या है, बहुत लग्जूरियस प्रोडक्ट। आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आपका कस्टमर किस कैटेगरी में फॉल होता है, आपका प्रोडक्ट किस कैटेगरी में फॉल होता है, अकॉर्डिंगली आप कंज्यूमर को टारगेट करो। तो ये सब स्ट्रैटेजीज आपको अपने प्रोडक्ट के अराउंड बनानी पड़ती कि भाई प्रोडक्ट ड्यूरेबल है नहीं है, लग्जरियस है नहीं है, प्रोडक्ट में पैकेजिंग की कैसी जरूरत है, प्रोडक्ट चेंज करने की जरूरत है क्या, ये सब चीजें, इन चीजों की स्ट्रैटेजीज आपको अराउंड योर प्रोडक्ट बनानी पड़ती है। It can be differentiated on the basis of size, shape, color, packaging, brand names, after sales services and so on. Categories किसी भी बेसिस पे आप बना सकते हो जो आपके इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड। Organization seeks to hammer into customers' mind that their product are different from others. Organizations constantly आपको ये बताने की कोशिश करते हैं, हैमर करने की कोशिश करते हैं थ्रू देयर मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज कि हमारा प्रोडक्ट ही मार्केट में सबसे सुपीरियर प्रोडक्ट है, चाहे वो हो या ना हो। आगे वही लिखा है, इट डज नॉट मैटर वेदर डिफरेंशिएशन इज रियल और इमेजिनरी। वो बोलेगा हमारी कंपनी आपको जो दे रही है बाकी कोई कंपनी नहीं दे रही, वो हैमर करने की कोशिश करेगा कि हम सबसे बेस्ट है, जो डिफरेंशिएशन बता रहे हो रियल है कि नहीं है उससे कुछ खास। मैं वही बोलने वाली थी, जस्ट वही बोलने वाली थी। एलआईसी हमेशा बोलता है इतनी पुरानी कंपनी, दिस इज द ओनली कंपनी गारंटीड एंड बैक्ड बाय गवर्नमेंट। एलआईसी में आपका पैसा है तो कभी नहीं डूबेगा, प्राइवेट कंपनी कभी भी डूब सकती। कोई भी एलआईसी के एजेंट से आप बात करोगे तो आपको एक ही चीज बोलेगा, प्राइवेट कंपनी का भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं है। एलआईसी जीवन भर है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। क्या हुआ? हाँ कहाँ जाएंगे मतलब? नहीं कहाँ जाएंगे मतलब? ठीक है, लेकिन जो कंपनी है वो हमेशा अपने आप को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेगी थ्रू इट्स मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेगी। ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्मलाइज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन थ्रू डेजिग्नेटेड ब्रांड नेम्स टू देयर रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स। आप अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना चाहते हो थ्रू अ ब्रांड नेम, ताकि इस ब्रांड के नाम से हमारा प्रोडक्ट बिक जाए। For a new product, pricing strategies for entering a market needs to be designed, and for that matter, at least 3 objectives must be kept in mind. वो बोल रहा है कि जब भी आप कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट में ला रहे हो, तो उसकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज इन 3 फैक्टर को ध्यान में रखते हुए बनानी चाहिए। नए प्रोडक्ट की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी इन 3 फैक्टर को ध्यान में रखते हुए बनानी चाहिए। कौन सा फैक्टर? हैव कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच व्हाइल मेकिंग अ प्रोडक्ट। कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच होना चाहिए। हमने देखा था इसके पहले भी कि जब भी बात प्राइसिंग की आ रही है तो कस्टमर को माइंड में रखो। वही चीज वो रिपीट कर रहा है कि जब हम प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज की बात कर रहे हैं नए प्रोडक्ट के लिए तो कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच आपका होना चाहिए। उसी बात को अलग तरीके से बोला उसने। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है प्रोड्यूस सफिशिएंट रिटर्न्स थ्रू रीजनेबल मार्जिन ओवर कॉस्ट। तो प्राइसिंग ऐसी रखो कि आपके कॉस्ट के ऊपर कुछ रीजनेबल मार्जिन आपको मिले। अब ये फैक्टर आज के जमाने में उतना ज्यादा प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज आज जमाना ये चल रहा है कि नए स्टार्टअप्स अपने प्रोडक्ट को और अपने ब्रांड को एस्टैब्लिश करने के लिए इनिशियली कुछ टाइम तक लॉस बेयरिंग कैपेसिटी भी रखती है। शुरू में 2-3 साल लॉस बेयर करने को वो तैयार है, मार्केट कैप्चर करना है और ब्रांड बनानी है, वो प्राइमरी चीज। तो जरूरी नहीं है कि जब आप नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो हमेशा आप उसमें प्रॉफिट के बारे में सोचो। आप कॉस्ट टू कॉस्ट भी बेच सकते हो, और कुछ कंपनीज तो बिलो कॉस्ट भी बेचना चाहती है क्योंकि वो मार्केट कैप्चर करना है। तो ये थियोरेटिकल पॉइंट है, आज से 10-20-50 साल पहले रिलेवेंट था कि जब हम कॉस्ट प्लस मार्जिन करके ही बेचेंगे, नहीं तो हम नहीं बेचेंगे वाला कॉन्सेप्ट चलता, आज नहीं। इंक्रीज मार्केट शेयर, प्राइसिंग ऐसा रखो जिससे ज्यादा से ज्यादा मार्केट कैप्चर कर सको। तो 3 चीजें बोल रहे हैं कि जब नया प्रोडक्ट रहेगा तो प्राइसिंग के लिए क्या चीज ध्यान में रखनी है? कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच आपका होना चाहिए, बिकॉज कस्टमर के बेसिस पे प्राइस डिसाइड होता है। सेकंड बोल रहे हैं कि आपको कॉस्ट प्लस मार्जिन आपकी उसमें होनी चाहिए। थर्ड बोल रहे हैं कि ऐसा प्राइस रखो कि मार्केट को कैप्चर कर। बहुत ही जनरल पॉइंट्स है, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहे हैं इट अटेम्प्ट्स टू आंसर जनरल क्वेश्चन, सॉरी ये कहां से आ गया?
What business are we in? What should be done to win over competition in each product or service we do? ठीक है, लास्ट वाला पॉइंट ज्यादा रिलेवेंट है। वो बोलता है कि आप जो भी प्रोडक्ट की स्ट्रैटेजीज बनाओगे अपने प्रोडक्ट के लिए, चाहे ब्रांडिंग की हो, चाहे पैकेजिंग की हो, चाहे आफ्टर सेल सर्विस की हो, चाहे प्राइसिंग की हो, तो प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी स्ट्रेटेजीज बना रहे हो वो आपको इस चीज को ध्यान में रखते हुए बनाने की आप क्या बिजनेस कर रहे हो एंड व्हाट शुड बी डन टू विन ओवर कंपटीशन। आपके बिजनेस में, आपके इंडस्ट्री में जो भी कंपीटर्स है उससे आगे आप बढ़ सको, उसको ध्यान में रखते हुए आपके प्रोडक्ट और सर्विस की स्ट्रेटेजीज आपको बनानी है। What should be done to win over competition in each product or service that we serve? ठीक, तो ये जो टॉपिक्स है इसमें कंज्यूमर और प्रोडक्ट वाले टॉपिक्स आप 2-3 बार गो थ्रू कर लोगे तो भी आप जनरली चीजें लिख पाओगे। तो इसमें मैं शॉर्टकट नहीं बना रही हूँ, बनाने की नीड है तो बना सकते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो वो शॉर्टकट याद रखना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये पॉइंट जो है वो जनरल पॉइंट है, 2-3 बार भी इस टॉपिक को रीड कर लोगे तो भी आप पॉइंट्स लिख पाओगे। स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग जो है इसमें तो पॉइंटर्स ऑलरेडी दिए हुए हैं और अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो पॉइंट अपने आप याद रहेगा। सबसे पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई करनी है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, प्लॉट द फर्म्स ओवर ग्राफ। पॉइंट नंबर 3, असाइन सिमिलर स्ट्रेटेजी स्पेस में जो फॉर्म आ रही है, असाइन सेम स्ट्रेटेजिक ग्रुप। हर एक फॉर्म मतलब जो भी आसपास में फॉर्म आई है उनका स्ट्रेटेजिक ग्रुप फॉर्म करना है। 4, सर्कल बनाना है विच इज प्रोपोर्शनेट टू द साइज ऑफ द टर्नओवर ऑफ दैट स्ट्रेटेजिक ग्रुप। रिकॉल करते हुए फिर से 4 पॉइंट बोलो। सबसे पहले आइडेंटिफाई कंपैरेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड, प्लॉट द फर्म्स ऑन 2 वेरिएबल ग्राफ। ठीक है। नंबर 3, assign the firm to same strategic group which forms in same strategy space. Those firms who fall in same strategy space has to be assigned in same strategy group. ठीक है। 4th वाला आपने ग्रुप फॉर्म कर लिया। नाउ ड्रॉ सर्कल्स अराउंड ईच strategic group proportionate to the size of the turnover of that particular group to the industry turnover. ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे समझा है तो आपको सीक्वेंस अपने आप ही याद रहेगी। क्लियर? समझ आ गया? छुट्टी एक बचा है अगर आप लोग को कवर करना हो तो। ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, शाम में 2 सुबह 2।